नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स P/Q की प्रैक्टिस सेट 2 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार बीपीएससी, TRE-4 अन्य टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बता दूं, आप लोग कॉपी और पेन लेकर भी बैठिए, ताकि जो मैं प्रश्न हल करूंगी उसके साथ साथ उससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनका भी कंप्लीट व्याख्या किया जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट लगेगा तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत हुआ। क्लास शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके उसका कारण ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास के तरफ। पहला प्रश्न है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP MP किसके बराबर होता है? GDP MP माइनस डिप्रेसिएशन यानी सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, या GDP FC माइनस डिप्रेसिएशन यानी साधन लागत पर GDP माइनस मूल्यह्रास, NNP FC प्लस डिप्रेसिएशन यानी NNP FC प्लस मूल्यह्रास। ऑप्शन डी है GNP MP माइनस डिप्रेसिएशन यानी GNP MP माइनस मूल्यह्रास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? NDP MP एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? तो जो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है वह GDP MP माइनस डिप्रेसिएशन होता है, यानी NDP MP बराबर होगा GDP MP माइनस डिप्रेसिएशन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में डिप्रेसिएशन यानी मूल्यह्रास एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। उत्पादन प्रक्रिया में मशीनें, भवन, उपकरण आदि घिसते रहते हैं। इस घिसावट को मूल्यह्रास कहते हैं। GDP ग्रास कॉन्सेप्ट है। GDP एक ग्रास कॉन्सेप्ट है, अर्थात इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। जब GDP में मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो NDP प्राप्त हो जाता है। इसका फार्मूला है NDP MP बराबर GDP MP माइनस डिप्रेसिएशन। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। कुछ कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जहाँ पे जब ग्रास में से डिप्रेसिएशन घटेगा तो नेट प्राप्त होगा, जब GDP में से डिप्रेसिएशन घटेगा तो NDP प्राप्त होगा, जब GNP में से डिप्रेसिएशन घटेगा तो NNP प्राप्त होगा। कंसेप्ट है GDP डोमेस्टिक होता है, GNP नेशनल होता है और NDP नेट डोमेस्टिक होता है और NNP नेशनल इनकम का आधार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, यदि गुणक मल्टीप्लायर 5 है तो MPC का मान क्या होगा? 0.20, 0.60, 0.80, 1 कितना होगा? तो देखिए, K बराबर क्या होता है? गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC होता है। तो इसी सूत्र में जब मान को रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान ऑप्शन सी सही होगा, 0.80 होगा। आइए इसका विस्तृत से अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, कैसे सवाल लगेगा। देखिए, जब सूत्र होता है K बराबर 1 माइनस MPC, K बराबर 5 दिया है तो K के स्थान पर 5 लिखेंगे, फिर उसी सूत्र में पक्षांतर करके इसको लगाएंगे। तो 1 माइनस MPC बराबर 0.25 और MPC बराबर इतना आएगा। गुणक का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, देख लेते हैं।
MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। MPC बराबर होता है 1 माइनस MPS और MPS बराबर 1 माइनस MPC। K बराबर 1 बटा में MPS और K बराबर 1 माइनस MPC होता है। ये प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट परीक्षाओं में बन जाते हैं, आप लोग ध्यान करिएगा और कोशिश करिए कि इन सब फैक्टों को आप लोग नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल होता है? प्रश्न क्या दिया है, भुगतान संतुलन के चालू खाते यानी करेंट अकाउंट में क्या शामिल होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बारोइंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, IMF लोन। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते यानी करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस शामिल होता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए, भुगतान संतुलन क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए, BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट दो भागों में विभाजित है, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो जो करेंट अकाउंट होता है इसमें गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इनकम रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। वहीं FDI और विदेशी ऋण कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है, वो करेंट के अंतर्गत, ये कैपिटल के अंतर्गत आता है। ट्रेड प्लस सर्विस करेंट अकाउंट, FDI प्लस लोन कैपिटल अकाउंट में आता है। प्रश्न नंबर 4 है, मौद्रिक नीति का कौन सा उपकरण वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? प्रश्न को देखिए तो ऑप्शन दिखाती हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। मौद्रिक नीति का कौन सा उपकरण वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? मोरल सेशन, CRR, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट। कौन सा उपकरण है जो मौद्रिक नीति को वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? तो इसमें से एक ही ऑप्शन लौक रहा है, CRR, ऑप्शन बी होगा। CRR क्या होता है और यह किस तरह काम करता है उसको देख लेते हैं। CRR वह प्रतिशत है जो बैंकों को RBI के पास नकद के रूप में रखना होता है। क्या होता है? CRR वह प्रतिशत है जो बैंकों को RBI के पास नकद रूप में रखना होता है। जब CRR बढ़ता है तो बैंक कम ऋण देते हैं, मनी सप्लाई घट जाती है, इन्फ्लेशन नियंत्रित हो जाता है। CRR सीधे लोन फंडिंग से प्रभावित करता है। इसलिए यह बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी पर सीधा प्रभाव डालता है। जब CRR बढ़ेगा तो लोन कम होंगे, मनी सप्लाई कम होंगी। CRR बराबर क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल, यानी CRR क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल है। प्रश्न नंबर 5 है, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर टू यानी मुद्रास्फीति अंतराल से क्या अभिप्राय है? प्रश्नों को ध्यान से देख लिए तो ऑप्शन दिखाती हूँ। मुद्रास्फीति अंतर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए है, पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होना, कुल पूर्ति का कुल मांग से अधिक होना, राष्ट्रीय आय में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा सही होगा? पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग का कुल पूर्ति का अधिक होना, यही सही होगा। मतलब मुद्रास्फीति अंतराल से अभिप्राय है कि पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग का कुल पूर्ति से अधिक होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन्फ्लेशनरी गैप की अवधारणा किन्स थ्योरी से संबंधित है? किससे है? किन्स से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर पहुंच जाती है और उसके बाद भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाती है तो उत्पादन नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सभी संसाधन पहले ही पूर्ण रूप से नियोजित होते हैं। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मांग केवल कीमतों को बढ़ाती है। इस अतिरिक्त मांग और पूर्ण रोजगार स्तर पर उपलब्ध उत्पादन के बीच को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 6 है, अस्फीतिक अंतर कब उत्पन्न होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई से,
या एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन सी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज या एक्सपोर्ट इंक्रीज। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कौन सा सही होगा? अस्फीतिक अंतराल कब उत्पन्न होता है? तो देखिए, जब एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग आवश्यक स्तर से कम हो जाती है तो उत्पादित वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं। इससे उत्पादन घटता है, रोजगार कम होता है और आय में गिरावट आती है। इसी स्थिति को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। किन्स ने मंदी को समझाने के लिए इस अवधारणा का उपयोग किया था। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। डिफ्लेशनरी गैप में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। डिफ्लेशनरी गैप जो होता है उसमें एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट सप्लाई अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, मनी डिमांड फॉर मनी बिकम परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड फॉर मनी बिकम परफेक्टली इलास्टिक, या सप्लाई फॉर मनी बिकम जीरो, इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो। कौन सा सही होगा? लिक्विडिटी ट्रैप यानी तरलता जाल की वह स्थिति है जिसमें क्या होता है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसमें होता है डिमांड फॉर मनी बिकम परफेक्ट इलास्टिक, यानी ऐसे हो जाता है, ऐसे। ऑप्शन बी सही होगा। लिक्विडिटी ट्रैप किन्स की जो लिक्विडिटी ट्रैप है किन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का महत्वपूर्ण भाग है। जब ब्याज दर अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंचती है तब लोग यह मानते हैं कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ेगी और बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी, इसलिए वे अपने धन को नकद के रूप में रखना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में मनी डिमांड कर्व क्षैतिज यानी परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। वेरी लो इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी ट्रैप, परफेक्टली इलास्टिक मनी डिमांड। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, फिलिप्स वक्र किसके के बीच संबंध को दर्शाता है? जो फिलिप्स वक्र है किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी इनकम एंड कंजप्शन। ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो फिलिप्स वक्र है किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 8। तो जो फिलिप्स वक्र है यह इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। A.W. फिलिप्स ने 1958 में यह सिद्ध किया कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। जब बेरोजगारी कम होती है तो मजदूरी बढ़ती है और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ती है। जब बेरोजगारी अधिक होती है तो मजदूरी वृद्धि कम होती है और मुद्रास्फीति घटती है। इन्फ्लेशन जब होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। प्रश्न नंबर 9 है, खुले बाजार की क्रियाओं OMO से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है बाई एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई RBI। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ टैक्स, इशू ऑफ करेंसी नोट, या फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। क्या होता है OMO में? क्या होता है? तो OMO में RBI द्वारा गवर्नमेंट यानी सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की प्रक्रिया है। यदि RBI प्रतिभूतियां बेचता है तो सरकार बाजार में नकदी निकलती है। मतलब जब RBI प्रतिभूतियां बेचता है तो बाजार में नकदी निकलती है, बाजार से नकदी निकलती है, मनी सप्लाई घटती है। यदि RBI प्रतिभूतियां खरीदता है तो बाजार में नकदी बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है। मतलब OMO सेल से लिक्विडिटी डाउन होती है और OM परचेज से लिक्विडिटी अप होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट का अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड बारोइंग। ऑप्शन बी है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी है पब्लिक रेवेन्यू माइनस पब्लिक रेवेन्यू। प्रश्न नंबर 10, राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 का ए। आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, फिजिकल डेफिसिट सरकार के कुल व्यय एवं कुल प्राप्तियों बारोइंग को छोड़कर बीच के अंतर है, यानी कुल जो फिजिकल डेफिसिट होता है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर होता है केवल बारोइंग को छोड़कर, यानी ऋण को छोड़कर। यह दर्शाता है कि सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ा सरकार को। अधिक फिजिकल डेफिसिट से सार्वजनिक ऋण बढ़ सकता है और मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। प्रश्न नंबर 11 है त्वरक सिद्धांत एक्सेलरेटर प्रिंसिपल किसके बीच संबंध को स्पष्ट करता है? उपभोग और बचत, आय और रोजगार। ऑप्शन सी है मांग में परिवर्तन और निवेश या मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। जो त्वरक सिद्धांत है किसके बीच संबंध को स्पष्ट करता है? प्रश्न नंबर 11। तो यह प्रश्न नंबर 11 यह मांग में परिवर्तन और निवेश मांग में परिवर्तन और निवेश के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का प्रतिपादन मुख्य रूप से क्लार्क ने किया था। किसने किया था? एक्सेलरेटर यानी त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्लार्क ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो उत्पादकों को अधिक उत्पादन करना पड़ता है। अधिक उत्पादन के लिए नई मशीनें, उपकरण, पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप निवेश में मांग की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है। अर्थात मांग में छोटे से परिवर्तन निवेश में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है, यानी डिमांड थोड़ा बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मिलकर सुपर मल्टीप्लायर का निर्माण करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि सुपर मल्टीप्लायर का निर्माण कौन कौन करते हैं? तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर यानी गुणक और त्वरक। प्रश्न नंबर 12 है किन्स के अनुसार बेरोजगारी संतुलन संभव है क्योंकि? किन्स के अनुसार बेरोजगारी संतुलन संभव है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मे बी इनसफिशिएंट, लेबर रिफ्यूज टू वर्क, मनी सप्लाई बिकम जीरो, पॉपुलेशन डिक्लाइन। प्रश्न नंबर 12 किन्स के अनुसार बेरोजगारी संतुलन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में बी इनसफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ती है, लेकिन किन्स ने कहा कि एग्रीगेट डिमांड पर्याप्त नहीं है तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से पहले ही संतुलन प्राप्त कर सकती है। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मंदी के दौरान यह स्थिति देखने को मिली थी। किन्स ने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिया और क्लासिकल ने फुल एम्प्लॉयमेंट दिया। प्रश्न नंबर 13 है बचत का विरोधाभास किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, किन्स ने, मार्शल ने। प्रश्न नंबर 13 तो किन्स ने बचत का विरोधाभास का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बचत का विरोधाभास क्या होता है आइए समझ लेते हैं। सामान्यतः बचत को अच्छी बात माना जाता है, लेकिन किन्स ने बताया कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग एक साथ बचत करने लगेंगे तो उपभोग घट जाएगा। उपभोग घटने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने से उत्पादन, आय, रोजगार घट सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी बचत
सामूहिक स्तर पर हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहा जाता है। मोर सेविंग लेस इनकम। प्रश्न नंबर 14 है, किन्स ने किस नियम की सबसे अधिक आलोचना की है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ग्रेशम का नियम, इंग्लिश लॉ। किन्स ने किस नियम की सबसे अधिक आलोचना की है? तो उन्होंने से के बाजार नियम की आलोचना बहुत की है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 का बी। से कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, जबकि वहीं किन्स उसका विरोध में कहते हैं कि नहीं, मांग अपनी पूर्ति स्वयं क्रिएट करती है। इन्होंने जेबिसे ने पूर्ति पक्ष को पर बल दिया है और किन्स ने मांग पक्ष पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, ISLM मॉडल में IS वक्र किस संतुलन को प्रदर्शित करता है? मनी मार्केट को, लेबर मार्केट को, गुड मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। जो IS वक्र है वह किस मार्केट को प्रदर्शित करता है? तो वह गुड मार्केट को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ISLM मॉडल का विकास हिक्स और हैंसन ने किन्सियन थ्योरी को समझाने के लिए किया था। IS कर उन वस्तुओं के समूह है जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, वस्तु बाजार संतुलन में होता है, जबकि LM कर मुद्रा बाजार का संतुलन दर्शाता है। जो IS वक्र है वह गुड मार्केट संतुलन को दर्शाता है और LM मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाता है। IS बराबर इन्वेस्टमेंट सेविंग, L बराबर लिक्विडिटी मनी, IS बराबर गुड मार्केट और LM बराबर मनी मार्केट। प्रश्न नंबर 16 है, ISLM मॉडल में LM वक्र किस संतुलन को दर्शाता है? ऑप्शन ए है गुड मार्केट, ऑप्शन बी है लेबर मार्केट, ऑप्शन सी है मनी मार्केट और ऑप्शन डी है कैपिटल बाजार। ISLM मॉडल में LM वक्र मुद्रा बाजार संतुलन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 16। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। LM कर्व का अर्थ होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, M का मतलब होता है मनी सप्लाई। LM कर्व उन सभी बिंदुओं का समूह है जहां मुद्रा की मांग मुद्रा की वृद्धि के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रिकार्डो ने, गुस्ताव कैसल ने, किन्स ने, फ्रेडमैन ने। जो क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है जिसे PPP ट्रिपल P मॉडल कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका प्रतिपादन गुस्ताव कैसल ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का प्रतिपादन स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दो देशों की विनिमय दर उनकी सीमाओं की क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। यदि भारत में वस्तुओं की कीमतें अमेरिका की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं तो भारतीय मुद्रा की क्रय शक्ति घटेगी और रुपया कमजोर होगा। PP थ्योरी दीर्घकालीन विनिमय दर का निर्धारण के आधार मानी जाती है। PP थ्योरी गुस्ताव कैसल ने दिए थे। प्रश्न नंबर 18 है, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन रेफर टू, यानी डिवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? मार्केट बेस्ड फॉल इन एक्सचेंज रेट, ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट या इंक्रीज इन मनी सप्लाई। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा ऑफिशियली रिड्यूस्ड इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, डिवैल्यूएशन तब होती है जब सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम कर देते हैं। इसका उद्देश्य होता है, जो डिवैल्यूएशन होता है उसका उद्देश्य होता है निर्यात बढ़ाना, आयात कम करना, व्यापार घाटा कम करना। उदाहरण देख लेते हैं कि डिवैल्यूएशन में क्या होता है। देखिए, $1 बराबर 12 भारत का 80 रुपया है में बदलकर
बढ़कर वही 90 रुपये हो जाए तो यह परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया हो तो इसे ही डिवैल्यूएशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, डिप्रेसिएशन ऑफ करेंसी ऑकर्स व्हेन, यानी मूल्यह्रास, मुद्रा का मूल्यह्रास कब होता है? मूल्यह्रास यानी गवर्नमेंट ऑफिशियली रिड्यूज करेंसी वैल्यू। ऑप्शन बी है करेंसी लॉस वैल्यू ड्यू टू मार्केट फोर्स। ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक इंक्रीज CRR, टैक्स रेट इंक्रीज। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, करेंसी लॉस वैल्यू ड्यू टू मार्केट फोर्स। अगला प्रश्न है, डिप्रेसिएशन विनिमय दर में वह गिरावट है। डिप्रेसिएशन विनिमय दर में वह गिरावट है जो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण होती है। यह सरकार द्वारा नहीं की जाती है। उदाहरण है, यदि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए और रुपया कमजोर हो जाए तो इसे डिप्रेसिएशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BOT और BOP के बीच का सही अंतर बताता है? ऑप्शन ए है BOT इंक्लूड गुड ओनली वाइल BOP इंक्लूड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी है BOT इंक्लूड कैपिटल फ्लो एंड BOP एक्सक्लूड्स देम। ऑप्शन सी है BOT इंक्लूड सर्विस ओनली और BOT एंड BOP आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर कौन था? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा सही, 20 का उत्तर कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन BOT और BOP के बीच सही अंतर बताता है? तो देखिए, BOT इंक्लूड गुड्स ओनली और जबकि BOP में इंक्लूड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जो BOT होता है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, इसमें केवल वस्तुएं विजिबल आइटम जो होता है उसके आयात निर्यात के अंतर को दर्शाया जाता है। इसका फार्मूला होता है BOT बराबर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो BOP होता है यह एक व्यापक अवधारणा है। इसमें शामिल होता है गुड, सर्विस, इनकम रिसीव, ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल फॉलो। और जो BOT है वो BOP का एक भाग है। BOT एक छोटा कॉन्सेप्ट है, BOP एक बृहद कॉन्सेप्ट है। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्नों को ध्यान से देख ले तब ऑप्शन दिखाती हूँ, ठीक है। प्रबंधित चल विनिमय दर प्रणाली वह है जिसमें क्या होता है? क्या दिया है? प्रबंधित चल विनिमय प्रणाली वह है जिसमें ऑप्शन ए है विनिमय दर पूरी तरह से सरकार द्वारा निर्धारित होती है, या विनिमय दर केवल बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, या विनिमय दर मुख्यतः बाजार द्वारा निर्धारित होती है पर आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। ऑप्शन डी है विनिमय दर सभी देशों के लिए स्थिर रहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, प्रबंधित चल विनिमय प्रणाली वह है जिसमें विनिमय दर मुख्यतः बाजार द्वारा निर्धारित होती है पर आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में विनिमय दर मुख्यतः मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन अत्यधिक अस्थिरता होने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में RBI विदेशी मुद्रा बाजार में समय समय पर हस्तक्षेप करके रुपये की अत्यधिक गिरावट या तेजी को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसलिए भारत न तो पूर्ण फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाता है और न ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। प्रश्न नंबर 22 है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है सरकारी व्यय के कारण निजी निवेश में वृद्धि। ऑप्शन बी है सरकारी उधारी के कारण निजी निवेश में कमी। ऑप्शन मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन सार्वजनिक व्यय में कमी। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कौन सा सही होगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट से क्या अभिप्राय है?
तो जब सरकारी उधारी के कारण निजी निवेश में कमी आता है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जब सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से अधिक उधार लेती है तब ऋण योग्य निधियां भी बढ़ जाती हैं। इससे ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं। उच्च ब्याज दरों के कारण निजी निवेश कम ऋण लेते हैं और उनका निवेश घट जाता है। सरकारी उधारी द्वारा निजी निवेश को प्रत्यास्थापित करने की इस प्रक्रिया को क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। जब गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जिससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 23 है, रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी किससे संबंधित है? रॉबर्ट लुकास से, ऑप्शन बी है किन्स से, ऑप्शन सी है मार्शल से, ऑप्शन डी है पिगू से। जो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी का संबंध किससे है? तो देखिए ये रॉबर्ट लुकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। जो रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अनुसार लोग उपलब्ध सूचनाओं का तार्किक उपयोग करके भविष्य के आर्थिक परिणामों का अनुमान लगाते हैं। यह सिद्धांत का विकास रॉबर्ट लुकास ने दिया था। यदि सरकार कोई नीति लागू करती है तो उसके प्रभाव का अनुमान लगाकर अपना व्यवहार बदल सकते हैं। यही है दोस्तों। एक बार बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूर लिखिएगा कि इसका कारण क्या है, किस चीज़ की कमी है, ताकि मैं उसमें सुधार करके और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। प्रश्न नंबर 24 है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है? संरचनात्मक घटना है, राजकोषीय घटना है, हमेशा और हर जगह का एक मौद्रिक घटना है, और ऑप्शन श्रम बाजार की घटना है। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रास्फीति हमेशा और हर जगह एक मौद्रिक घटना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बताया था। मिल्टन फ्रीडमैन मोनेटरिस्ट स्कूल के प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इनके अनुसार मुद्रास्फीति का मुख्य कारण मुद्रा पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि है। यदि वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अर्थव्यवस्था में धन अधिक हो जाता है तो कीमतें बढ़ती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसने किया था? किन्स ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, हिक्स ने, और ऑप्शन डी है सैमुएल्सन ने। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कौन सा सही होगा? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसने किया था? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोग केवल वर्तमान आय पर निर्भर नहीं करता। लोग अपने दीर्घकाल अपेक्षित आय के आधार पर उपभोग निर्णय लेते हैं। अस्थायी आय वृद्धि का प्रभाव उपभोग पर सीमित होता है। परमानेंट इनकम कॉन्सेप्ट फ्रीडमैन ने दिए थे और ये कंजप्शन फंक्शन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है ड्यूजनबेरी, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है किन्स, ऑप्शन डी है हैंसन। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न नंबर 26, तो ड्यूजनबेरी ने किए थे। ड्यूजनबेरी के अनुसार व्यक्ति का उपभोग केवल उसकी आय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समाज के अन्य लोगों की आय पर और जीवन स्तर पर भी प्रभावित होता है। इसे डोमेस्टिक इफेक्ट भी कहा जाता है। रिलेटिव इनकम ड्यूजनबेरी दिए थे और इसमें एक कंसेप्ट दिए थे प्रदर्शन प्रभाव और ट्रैचेट प्रभाव, जो ड्यूजनबेरी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 है, एडप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अनुसार लोग अपनी अपेक्षाएं किस आधार पर बनाते हैं? ऑप्शन ए है भविष्य की जानकारी पर, ऑप्शन बी है यादृच्छिक अनुमान पर, ऑप्शन सी है पूर्व अनुभवों एवं त्रुटि पर, और ऑप्शन डी है सरकारी आदेश पर। प्रश्न नंबर 27 है, एडप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अनुसार लोग अपनी अपेक्षाएं किस पर आधार बनाते हैं? प्रश्न नंबर 27, तो इसमें किस पे? पूर्व अनुभव एवं त्रुटियों पर। पूर्व अनुभव एवं त्रुटियों
को आधार बनाकर लोग अपनी जो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी है के अनुसार लोग अपनी अपेक्षाएं किस आधार पर बनाते हैं, तो वो पूर्व अनुभव एवं त्रुटि पर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अनुसार लोग भविष्य की अपेक्षाएं अपने पिछले अनुभवों के आधार पर बनाते हैं। यदि पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति अधिक रही है तो भविष्य में भी लोग अधिक मुद्रास्फीति की अपेक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स किस पर बल देती है? जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है किस पर बल देती है? कुल मांग बढ़ने पर, कुल मांग बढ़ाने पर, ऑप्शन बी है उत्पादन और प्रोत्साहन बढ़ाने पर, कम बचत करने पर, आयात बढ़ाने पर। प्रश्न नंबर 28, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स किस पर बल देती है? ऑप्शन यहाँ पे है, बताइए। तो उत्पादन और प्रोत्साहन बढ़ाने पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मानना है कि उत्पादन बढ़ाने से आर्थिक विकास संभव है। कम दर, निवेश प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास इसके प्रमुख उपाय हैं। प्रश्न नंबर 29 है, लेफर कर्व किसके बीच संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच, या कर दर और कर राजस्व के बीच, बचत और निवेश के बीच, उपभोग और आय के बीच में? प्रश्न नंबर 29, तो लाफेर कर्व किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध दर्शाता है। लाफेर कर्व बताता है कि कर दर बढ़ने से हमेशा कर राजस्व नहीं बढ़ता। एक सीमा के बाद कर दर बढ़ने से उत्पादन और निवेश घट जाते हैं, जिससे राजस्व कर कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है? ऑप्शन ए है प्रगतिशील कराधान, रेपो दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो ये प्रगतिशील कराधान से संबंधित है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वे तंत्र हैं जो बिना नई सरकारी नीति के अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में सहायता होते हैं। प्रगतिशील कराधान और बेरोजगारी भत्ता इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आर्थिक तेजी के कारण के समय संग्रह बढ़ जाता है और मंदी के समय स्वतः कम हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा 30 टॉपिक कंप्लीट हुआ और अगले सीरीज के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं 11 AM पे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक बार और याद दिला दूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, यदि पसंद नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कमी रह गई, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए और सिलेक्शन पाइए।